हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2024 रिलीज्ड साउथ कोरियन हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर एपिसोड के बारे में, जिसका नाम है गोइंग होम। इस कहानी की शुरुआत होती है साउथ कोरिया के एक सुनसान इलाके से, जहां एक मोटेल में एक मिडिल एज्ड मैन रे अपने मिस्ट्रेस से मिलने आया था। अब उसका इरादा तो था कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का, लेकिन उसकी बीवी बार बार कॉल करके उसे परेशान कर रही थी। एक्चुअली रे ने बहुत मुश्किल से ऑफिस के बाद क्लाइंट मीटिंग का बहाना देकर ये टाइम निकाला था। झूठ कहा था अपने बीवी से कि उसे मैनेजर के साथ डिनर पे जाना होगा, नहीं तो वो बुरा मान जाएंगे। हर बार इसी बहाने से काम बनता था, लेकिन आज न जाने कि उसकी बीवी जिद पर अड़ चुकी थी। कोई बहाना सुनना नहीं था उसे। मे बी उसे शक हो चुका था, तभी तो वो बार बार रे से इधर उधर के सवाल पूछने लगी थी। ये कैसी आवाज है, वो कैसी आवाज है। अब इतने सारे जवाब तो रे के पास भी नहीं था, तो वो फाइनली घर लौटने का फैसला कर ही लेता है। एटलीस्ट उसे कोई और झूठा बहाना तो सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे उसकी मिस्ट्रेस जू ही बिल्कुल भी खुश नहीं होती। काफी अपसेट हो जाती है वो और रे को चिढ़ाने लगती है, ये कहकर कि रे अपने पत्नी से डरता है। अब ये बात कंप्लीटली झूठ नहीं था, रे सच में डरता था उससे, लेकिन ये उसका कॉन्शियंस नहीं था। उसे तो बस अपनी रेपुटेशन की फिक्र थी। उसे हमेशा यही डर लगा रहता था कि अगर उसके बीवी ने कभी ऑफिस में जाकर पूछताछ करी और उसे पता चल गया कि ऑफिस आके बाद ऐसा कोई मीटिंग नहीं रहता, और अगर तब उसने कंप्लेन कर दी तो तब तो ऑफिस में रे की बहुत बदनामी हो जाएगी ना। रे को बस इससे ही प्रॉब्लम थी। वो नहीं चाहता था उसके बीवी या किसी और कोई अफेयर के बारे में पता चले। इसके अलावा छुप छुप कर ये अफेयर कंटिन्यू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसे। अब ये बात जूही भी भली भांति जानती थी, इसीलिए वो भी ठीक इसी बात का फायदा उठाती है। रे को ब्लैकमेल करने लगती है, ये कहकर कि वो अगर आज रात यहाँ उसके साथ नहीं रुका तो जूही उसके बीवी को कॉल करके सब बता देगी। उसके पास नंबर है उसके बीवी का। अब इसे सुनकर रे पड़ जाता है मुश्किल में। जूही का कॉन्फिडेंस देखकर उसे लग तो नहीं रहा था कि वो मजाक कर रही है, तो टेंशन में उसकी हालत खराब हो जाती है और वो एक बॉल पेन उठाकर उसे बार बार टिक 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 करने लगता है। जूही को पता था रे के इस हैबिट के बारे में। उसे ये भी पता था कि वो ऐसा तभी करता है जब उसे एक्सट्रीमली टेंस्ड फील हो रहा हो, लेकिन इससे जूही की जिद कम नहीं होती। वो उल्टा और नाराज हो जाती है, तो मजबूरन रे को भी हार मानना ही पड़ता है। अपना सर झुकाना पड़ता है जूही के आगे। मीठी मीठी बातों से उसे मनाना पड़ता है। उसे यकीन दिलाना पड़ता है कि इकलौता वही तो है उसकी जिंदगी में जो उसे समझती है। अपने बीवी से भागकर उसी के पास तो आता है रे। अभी अगर वो भी उसे ऐसे परेशान करने लगी तो कैसे चलेगा। अब ये बातें काम आई या फिर रे ने कुछ और तरीका अपनाया, वो तो नहीं पता। लेकिन कुछ देर बाद हम उसे मॉडल के कॉरिडोर में देखते हैं, जिसका मतलब फाइनली उसे घर जाने का परमिशन मिल चुका था। तो वो भागता है एलिवेटर की तरफ, बट अनफॉर्चुनेटली वो आउट ऑफ ऑर्डर था। तो रे को स्टेयरकेस पकड़ना पड़ता है और वहीं से गुजरते वक्त उसे ड्रॉप बॉक्स पे मिल जाता है, तो वो अपना की कार्ड भी सरेंडर कर देता है। लेकिन उसी दौरान एक हादसा हो जाता है उसके साथ। वो नोटिस नहीं करता ड्रॉप बॉक्स के अंदर एक और कार्ड भी पड़ा था, जिसका एज बहुत ही शार्प था। तो उसी से रे की एक उंगली कट जाती है। बहुत दर्द होता है उसे, जिसके चलते वो शायद ये भी नोटिस नहीं करता कि ये कार्ड असल में एक टैरो कार्ड है, द फूल नाम से, वो भी इन रिवर्स, जो दर्शाता है कि रे एट प्रेजेंट बहुत ही हड़बड़ी में है, जिसके चलते वो कुछ गलत कदम उठा सकता है, चीज़ों को रॉन्गली जज कर सकता है। वो उसे थोड़ा ठहर जाना चाहिए, थोड़ा पेशेंटली काम लेना चाहिए। ये बेसिकली एक वार्निंग था, लेकिन ये सारी चीज़ें हर किसी को पता नहीं होता। जो इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं सिर्फ वही जानते हैं। तो रे को भी पता नहीं था ये सब कुछ भी, जिससे वो अलर्ट भी नहीं होता और हड़बड़ी में ही एक टैक्सी पकड़ के घर की तरफ निकल पड़ता है। टैक्सी उसे जल्दी मिल चुकी थी। अब वो घर जा तो रहा था, लेकिन जाने का मन बिल्कुल भी नहीं था उसे। तो वो अपने बीवी को कॉल करके कहता है कि वो स्टेशन पर है, लेकिन उसे कोई टैक्सी नहीं मिल रहा। तो क्या वो आज रात किसी मोटेल में रुक कर कल घर नहीं जा सकता। मगर उसकी बीवी नहीं मानती, तो रे को भी अपनी जर्नी कंटिन्यू करना ही पड़ता है। तभी वो नोटिस करता है उसके फ़ोन में बिल्कुल भी चार्ज नहीं है। तो वो ड्राइवर से कहता है उसका फ़ोन चार्जिंग पे डालने के लिए, जिससे उस ड्राइवर को भी मौका मिल जाता है उससे बातचीत करने का। इतने देर से उसकी सारी बातें सुन रहा था वो ड्राइवर, जिससे उसे रे के कैरेक्टर के बारे में एक अच्छा खासा आइडिया मिल चुका था। तो मौका मिलते ही वो उसे टॉन्ट करने लगता है, कहता है आप झूठ क्यों बोल रहे हो, वो स्टेशन तो कब का बंद हो चुका है। कहीं आपका कोई चक्कर तो नहीं चल रहा ना, जिसके साथ आप रात भर रुकना चाहते हो।
अब उस ड्राइवर को इतना डायरेक्टली इतना सही केस करते देख काफ़ी घबरा जाता है रे। कहता है नहीं, एक्चुअली कुछ दिन पहले उसे नौकरी से निकाल दिया गया है, जो वो अपने पत्नी से कह नहीं पाया, इसीलिए ज़्यादातर समय घर से बाहर रहना ही पसंद करता है वो। अब इस जवाब से वो ड्राइवर कन्विंस तो हो जाता है, लेकिन वो अपना बकबक बंद नहीं करता, अपने आप से ही बातें करने लगता है। वो कहता है पता नहीं बीवियों को अपने पति के प्रोफेशनल लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों है, सब कुछ जानना होता है उन्हें। साथ में वो ये भी कहता है कि उसे भी मजबूरी में ही ये टैक्सी चलाना पड़ रहा है। पहले उसके जीने का तरीका बिल्कुल अलग था, बिल्कुल एडवेंचरस एंड रेकलेस। किसी की परवाह नहीं थी उसे, किसी से भी डरता नहीं था वो। बहुत पावरफुल लोगों से दोस्ती थी उसकी और उसका शौक था बिना किसी वजह के लोगों की पिटाई करना। वो ड्राइवर जब ये सब बातें कह रहा था तो इसी दौरान अचानक एक बाइक उनके गाड़ी के बिल्कुल सामने आ जाता है, जिससे इस ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ जाता है। कोई एक्सीडेंट तो नहीं होता, लेकिन उसका गुस्सा ज़रूर दुगना हो जाता है और उसकी बातें और भी डार्क होने लगती है। वो कहता है कि अगर सिचुएशन पहले की तरह होता तो वो इस लड़के को अच्छा सबक सिखाता, उसे उल्टा लटका के पहले उसकी पिटाई करता, फिर उस पर यूरिनेट करता। अब ऐसी बातें सुनकर तो कोई भी डर जाएगा ना। रे की भी हालत खराब हो चुकी थी। ऊपर से ठीक इसी पॉइंट पे उसे उस ड्राइवर के नेक पर एक स्ट्रेंज टैटू भी नजर आता है, जो यही इशारा कर रहा था कि शायद ये आदमी किसी इलीगल काम से जुड़ा हुआ है। रे को उसका बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल भी सही नहीं लगता। ऊपर से जब वो अपना फोन मांगता है उस पर भी मना कर देता है वो ड्राइवर, बहुत ही कैजुअली। मे बी इसलिए क्योंकि झटके में वो फोन दूर गिर गया होगा और उसे उठाने के लिए उसे स्टीयरिंग से अपना हाथ हटाना पड़ता, लेकिन वो 2 मिनट के लिए गाड़ी रोक भी तो सकता था ना। ऐसे में कोइंसिडेंटली एक बैग हाथ लगता है रे का, जिसके अंदर किसी का ड्राइवर लाइसेंस था जिस पर खून लगा था। रे जब उसे चेक कर रहा था तो वो ड्राइवर उसे देख लेता और कहता है ये उसी का लाइसेंस है, लेकिन फोटो बहुत पुरानी है, शायद इसीलिए अलग लग रहा होगा। जबकि रे को लगता है दोनों कम्प्लीटली अलग पर्सन है। तो क्या इस बंदे ने इस गाड़ी के ड्राइवर का खून करके उसकी जगह ले ली होगी? लेकिन क्यों? क्या इरादा है इस आदमी का? टेंशन में रे का माथा काम करना ही बंद कर चुका था। अजीब अजीब से ख्याल आने लगे थे उसे। ऊपर से ठीक इसी समय उस ड्राइवर को किसी का कॉल भी आता है, जो उसे कहीं जल्दी पहुंचने के लिए कहता है। और जवाब में ये ड्राइवर भी रे से बिना कुछ पूछे अपनी गाड़ी मेन रोड से घुमाकर ऑफ रोड ले जाने लगता है, वो भी जंगल की तरफ। रे सच में काफी डर जाता है इस बार और उससे पूछने लगता है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, जिस पर वो ड्राइवर कहता है उसे एक छोटा सा काम है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। इतना कहकर अपनी गाड़ी को जंगल के काफी अंदर ले जाता है वो ड्राइवर। और फाइनली जब रुकता है तो रे देखता है उसके फोन में 1% भी चार्ज नहीं हुआ था, शायद चार्जर ही खराब है। उधर वो ड्राइवर तब तक गाड़ी से उतरकर दूर जा चुका था किसी को कॉल करने के लिए। रे को शक होता है तो वो भी उसके पीछे पीछे जाता है और उसे सुनाई देता है ये बंदा कुछ बेचने की बात कर रहा है, कोई चीज नहीं बल्कि किसी लिविंग थिंग को। कह रहा है इस बार माल उसके साथ ही है तो उन्हें बिल्कुल ताज़ा मिलेगा, साथ में काफ़ी बड़ा भी है तो कीमत भी दुगना चाहिए उसे। साथ में वो अपने बायर से ये भी पूछता है कि क्या वो सारे खून निकालने के बाद वजन करेंगे, और किडनी और लिवर का क्या होगा, वो भी तो बिल्कुल फ्रेश ही है ना, उसे भी इंक्लूड क्यों नहीं कर लेते। अब ये ड्राइवर एग्जैक्टली किस चीज़ के बारे में बात कर रहा था वो तो रे समझ नहीं पाया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर पैदा होने लगा कि कहीं ये आदमी उसे ही मारकर बेचने की बात तो नहीं कर रहा, क्योंकि अभी एट दिस मोमेंट उसके साथ तो सिर्फ वही है ना। रे भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके घुटनों में दर्द रहने के कारण उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। वो गिर जाता है जमीन पर, जिसकी आवाज़ से उस ड्राइवर को भनक लग जाती है और उसे पता लग जाता है कि रे ने शायद उसकी सारी बातें सुन ली होगी। वो रे से पूछता भी है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जिसका कोई जवाब रे दे नहीं पाता। तो वो ड्राइवर भी फर्दर कोई क्वेरी नहीं करता, बस बाहर बहुत ठंड है ये बहाना देकर उसे गाड़ी के अंदर ले जाता है और दोनों एक ऑकवर्ड साइलेंस में बैठे रहते हैं। लेकिन रे अंदर ही अंदर बहुत इम्पेशेंट हो चुका था, वो और अपना क्यूरियोसिटी होल्ड नहीं कर पाता। उस ड्राइवर से पूछ ही लेता है वो कि कौन आ रहा है, लेकिन इससे वो ड्राइवर काफ़ी ऑफेंडेड हो जाता है और गुस्से में जवाब देता है इतनी क्यूरियोसिटी अच्छी नहीं है, वो बस कुछ एक्स्ट्रा इनकम करने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ ड्राइविंग से काम नहीं चलता उसका, इसमें उसका इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रे को तो इंटरेस्ट लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि उसका गट फीलिंग कह रहा था इस एक्स्ट्रा इनकम की कीमत असल में उसकी जान है, तो वो और कोई रिस्क नहीं लेता। इससे पहले वो ड्राइवर उसे मार डाले उससे पहले वो खुद ही उस पर हमला कर देता है, अपने पॉकेट से बॉल पेन निकाल के घुसा देता है उसके गर्दन में।
उस ड्राइवर को कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं देता। खराब तो बहुत लगता है रे को, लेकिन ये मजबूरी थी उसकी, सेल्फ डिफेंस था। वो ड्राइवर अगले कुछ ही मिनट के अंदर उसके सामने ही दम तोड़ देता है, तो रे उसके लाश को गाड़ी से बाहर फेंक के वो गाड़ी लेकर भागने की डिसाइड करता है। लेकिन ऐसा कर नहीं पाता क्योंकि कुछ आगे जाते ही गाड़ी का टायर एक गड्ढे में फंस जाता है, जो किसी हेल्प के बिना अकेले रे के लिए बाहर निकालना पॉसिबल नहीं होता। इसी बीच उस ड्राइवर के फोन में बायर का एक मैसेज भी आता है कि वो लोग पहुंचने वाले हैं। तो मजबूरन रे एक चांस लेता है। वो ड्राइवर के लाश को उठा के गाड़ी के बैक सीट पे रख देता है और खुद उसके सीट पर जाके बैठ जाता है, ताकि जब बायर्स आए उन्हें ऐसा लगे कि वो ही असली हिटमैन है और वो ड्राइवर उसका टारगेट। फॉर्चुनेटली ये प्लान परफेक्टली काम करने भी लगता है, क्योंकि जो दो बंदे आए थे वो उस ड्राइवर को पहचानते नहीं थे। इन पर्सन फर्स्ट मीटिंग था ये उनका। तो रे बहुत ही आसानी से उन्हें उल्लू बना देता है और उनकी मदद लेकर कार के टायर्स को गड्ढे से बाहर निकाल भी लेता है वो। लेकिन बस इतना ही, क्योंकि ठीक इसके बाद ही शुरू हो जाता है असली खेल। वो लोग जैसे ही माल के बारे में पूछते हैं, रे बहुत ही कॉन्फिडेंटली गाड़ी का बैक डोर खोलकर उन्हें वो ड्राइवर की लाश दिखा देता है। लेकिन उसे देखकर खुश होने की जगह उल्टा हालत खराब हो जाती है उन दो बंदों की। रे समझ नहीं पाता क्यों, लेकिन वो उसे ट्रंक खोलने के बारे में भी कहते हैं और जैसे ही वो खोलता है, अंदर का नजारा देखकर रे को अपने लाइफ का सबसे बड़ा झटका लगता है। इस बार उसकी बारी थी बोलती बंद होने की, क्योंकि अंदर तो एक हिरन की लाश पड़ी थी। वो ड्राइवर कोई खूनी नहीं था, कोई हिटमैन नहीं था, बल्कि एक हंटर था। एक्स्ट्रा इनकम के लिए वो जानवरों को मारकर उन्हें बेचता था। ये इलीगल है, इसीलिए उसे इतना चोरी छुपे सब कुछ करना पड़ रहा था। फोन पर इसी के बारे में तो बात कर रहा था वो, और रे ने सोचा कि वो कोई प्रोफेशनल किलर है जिसे शायद उसके गर्लफ्रेंड ने हायर किया है उसे मारने के लिए। फाइनली अपनी गलती समझ आ जाती है रे को, लेकिन ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था। अब तो उसे ये डर लगने लगा था कि वो इन लोगों से कैसे लिपटे। उधर वो लोग भी इसी बात को डिस्कस करने में बिजी थे कि पहले उसे पकड़ना चाहिए या पुलिस को बुलाना चाहिए। पहली बार ऐसे किसी खूनी को सामने से देख रहे थे वो, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे। फाइनली वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग पहले अपना माल गाड़ी में लोड करेंगे, फिर उसे हॉस्टेज बना के पुलिस को कॉल करेंगे। नहीं तो अगर पुलिस ने इस हिरन के लाश को यहाँ देख ली तो वो लोग भी फंस सकते हैं। तो वो रे से पहले बिल्कुल नॉर्मली बात करते हैं, उसके मदद से उस हिरन को अपने गाड़ी में लोड भी करते हैं और जैसे ही काम हो जाता है दोनों में से एक आदमी रे को पकड़ लेता है और दूसरा भागता है पुलिस को कॉल करने। मगर उसे वो मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि रे इसी बीच उस पहले वाले आदमी को जख्मी करके भाग निकलता है वहां से, जिसके चीख से दूसरे वाले आदमी को भी चेक करने जाना पड़ता है। और जब दोनों मिलकर रे को अंधेरे जंगल में ढूंढने लगते हैं तो वो अचानक से उन पर हमला कर देता है। एक बैम्बू से मार मार के हड्डी पसले एक कर देता है उनकी। अब ऐसे किसी पागलपन के लिए तैयार नहीं थे दोनों, तो नेचुरली वो रेजिस्ट नहीं कर पाते और उस ड्राइवर की ही तरह उन्हें भी रे के हाथ बेमौत मरना पड़ता है। फाइनली रे तीनों लाशों को गाड़ी के बैक सीट में लोड करता है, फिर दोनों गाड़ी से सारा फ्यूल निकाल के उसी से दोनों गाड़ी में आग लगा के भाग निकलता है वहां से। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसे पैदल ही चलना पड़ता है। फॉर्चुनेटली तब तक उसके फ़ोन में 5% चार्ज हो चुका था, तो वो उसी से अपनी बीवी को कॉल करता है और उससे कहता है कि उसके टैक्सी का एक्सीडेंट हो चुका है, इसीलिए उसे घर लौटने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा। मगर उसकी बीवी उस पर यकीन नहीं करती, उसे अपना GPS ऑन करके लाइव लोकेशन शेयर करने के लिए कहती है। मगर रे का ऐसा कोई इरादा नहीं था, तो वो कॉल कट देता है और फ़ोन भी स्विच ऑफ कर देता है। उसके पास पैदल चलने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो वहीं करता है और काफ़ी मुश्किल से अपने पैर के दर्द को सहते हुए मेन रोड तक जा पहुंचता है वो। लेकिन वहाँ जैसे वो लिफ्ट मांगने की कोशिश करता है, अचानक एक पुलिस ऑफिसर आके रोक लेता है उसे। ये कुछ समझ नहीं पाता, उसने तो कुछ रिपोर्ट नहीं किया था और वो जो कांड अभी अभी करके आया था वहाँ उसके होने का कोई सबूत भी छोड़ा नहीं था उसने। तो फिर इसका जवाब अगले सीन में ही हमें मिल जाता है, जब वो ऑफिसर रे को उस मोटेल के बारे में पूछने लगता है जहां वो आज शाम को रुका था, क्योंकि वहां उन्हें किसी लड़की की लाश मिली है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रे के मिस्ट्रेस जूही है। यहाँ सीन फ्लैशबैक में जाता है और हमें पता चलता है आज शाम रे जब घर जाने के लिए निकलने वाला ही था तो जूही सिर्फ उसे धमका नहीं रही थी, बल्कि सच में उसके बीवी का नंबर डायल करने लगी थी वो, जो सरप्राइजिंगली उसे पता था। मे बी किसी दिन छुपके से रे के फ़ोन से उसने कॉपी कर लिया होगा।
उसकी ऑडेसिटी देखकर तो पहले रे बहुत ही चौंक जाता है। इतना समझाने के बाद भी जूही ने उसे बिट्रे किया। गुस्से में कांपने लगा था उसका पूरा शरीर। उसके दिल और दिमाग में जैसे आग लग चुकी थी। ऐसे में उसे और कुछ नहीं सूझता। अपने हाथ में रखे पेन को वो डायरेक्टली घुसा देता है जूही के गर्दन में। वो बेचारी तड़प तड़प के वही मर जाती है। लेकिन जब रे उसका फ़ोन चेक करता है तो उसे पता चलता है जूही ने किसी को कॉल नहीं किया था। वो तो बस दिखावा कर रही थी उसे डराने के लिए, मगर वो उसे डराएगी भी की। रे खुद को यही कहकर दिलासा देता है कि ये लड़की पिछले कई दिनों से उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी। कभी ना कभी वो सच में ऐसा करती भी तो उससे पहले रे ने ही खुद ही वो रास्ता बंद कर दिया। ये तो सेल्फ डिफेंस ही हुआ ना। एग्जैक्टली वही लॉजिक जो उसने उस टैक्सी ड्राइवर को मारते वक्त दिया था। सरप्राइजिंगली उसके लिए ये बात सिर्फ कोई दिलासा नहीं था, बल्कि वो उसे सच ही मान चुका था। तभी तो इतना बड़ा कांड करने के बाद भी वो इतना गिल्ट फ्री होकर घूम पा रहा था। उसके दिमाग में वो सच में बेकसूर था। सारा दोष तो जूही और उस टैक्सी ड्राइवर का था। जूही को क्या ज़रूरत थी उसे भड़काने की, और उस टैक्सी ड्राइवर की क्या ज़रूरत थी इतना सस्पेंशन मेंटेन करने की। उसे तो शक होगा ही ना, खुद को बचाने की कोशिश तो वो करेगा ही ना। इनफैक्ट अपने बेकसूर होने पर उसे इतना भरोसा था कि वो उस ऑफिसर के सामने भी यही बातें दोहराता रहता है। बार बार यही कहता रहता है कि जूही ने ही उस ड्राइवर को भेजा था उसे मारकर उसके ऑर्गन सेल करने के लिए, जबकि उसे भी पता था ये झूठ है। मन ही मन बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो चुका था रे। अभी उसे बस घर लौटना था अपने परिवार के पास। लेकिन जब वो ऑफिसर नहीं मानता तो एट लास्ट एक बेहद अजीब एक्सक्यूज देता है। वो कहता है ये सब उस टैरो कार्ड की वजह से हुआ है, वो कोई नॉर्मल कार्ड नहीं है, जरूर कोई कर्स्ड ऑब्जेक्ट होगा, उसने जरूर कुछ काला जादू किया होगा उस पर। लेकिन शायद रे भूल चुका था जूही का खून उसने इस कार्ड के मिलने से पहले ही किया था, अपने मर्जी से, किसी के वश में नहीं। और अब वो जो करने जा रहा था वो भी उसका फ्री विल ही था। वो समझ चुका था वो और बच नहीं पाएगा। उसने कन्फेस कर चुका था और मर्डर वेपन भी उसके हाथ में ही था। तो वो फिर से एक बार उसी को हथियार बनाता है। सेल्फ डिफेंस में 2 खून और करता है। चलती गाड़ी में 2 ऑफिसर्स के गर्दन में वो पेन घुसा के, जिससे ऑब्वियसली गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन रे किसी तरह खुद को बचा लेता है। गाड़ी से निकलकर फिर से एक बार चलना शुरू करता है वो। और इसी दौरान अपने पत्नी से बात भी होती है उसकी, जो कहती है उनके बेटे ने स्कूल में किसी से लड़ाई करी है, अपने किसी क्लासमेट की पिटाई करी है उसने। लेकिन ये सुनकर रे अपने बेटे को बिल्कुल भी डांटता नहीं, उल्टा शाबाशी देता है। कहता है उसने बिल्कुल सही किया है, इस दुनिया में कमजोरियों की कोई जगह नहीं, खुद की रक्षा तो उसे करनी ही होगी ना। एक्चुअली रे उससे अपने थॉट्स ही शेयर कर रहा था, वो थॉट्स जो उसके मुताबिक जस्टिफाइड है, लेकिन सिर्फ उसके सही मान लेने से उसके गुनाह माफ तो नहीं हो जाएंगे ना। रे अपने बेटे को प्रॉमिस करता है कि वो कुछ ही देर में घर पहुंच रहा है। वो घर जिससे दूर रहने के लिए पता नहीं कितने झूठ बोला है उसने, मगर आज वहीं पहुंचने की तलब लगी हुई थी उसे। वहीं पहुंचने के लिए तो इतना कुछ किया उसने। मे बी बिकॉज सिर्फ घर ही एक ऐसी जगह है जहाँ वो सेफ महसूस करता है। लेकिन कब तक और किस किस को मारता फिरेगा वो? अपने डिसीजंस के रिजल्ट तो उसे भुगतना पड़ेगा ही ना, आज या फिर कल। द एंड। दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।